हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स मैकेनिक्स का पहला चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में इन्वॉल्व सारे फार्मूलों का एक एक कर हम लोग रिवीजन करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो नीट 2025 के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सारे अपडेट पाने के लिए, साथ ही एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग और रिवीजन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। थर्मोमीट्री टॉपिक्स में ये आता है। फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मतलब कि अगर आपको फ़ारेनहाइट में आंसर चाहिए तो ये फार्मूला यूज करना होगा, या कह सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस को कैसे फ़ारेनहाइट में बदला जा सकता है, उसके लिए ये फार्मूला यूज करें। आप देखिए, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे, इसके लिए फार्मूला है C+273 इक्वल टू K। K मतलब कि केल्विन। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि डेल के जो है, केल्विन जो है वो डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। कब? जब 5/9 डेल F के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब है कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस जो है 9/5 C के 9/5 फ़ारेनहाइट के बराबर होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टर्म डिग्री सेल्सियस है वो दोनों में ही आ रहा है। तो इस तरीके से डिग्री सेल्सियस को केल्विन का इक्विवेलेंट मान करके और इन दोनों को ही 5/9 डेल F से अगर चाहे तो हम लोग इन दोनों का ही जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। अब देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड स्टीम। देखिए, डिग्री सेल्सियस में ऑफ आइस का अगर देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट में होता है। मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस में कोई भी आइस जम जाता है, बर्फ़ जम जाती है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस अगर रहे तो वो जमी हुई बर्फ़ जो है वो आसानी के साथ वेपर में या वाटर में कन्वर्ट हो सकती है। देखिए, फ़ारेनहाइट में अगर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहे तो आइस जो है वो फ्रीज करती है, जम जाती है। और अगर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रहे, 212 फ़ारेनहाइट रहे तो वो स्टीम में बदल जाएगी, भाप में बदल जाएगी। तो ये कंडीशन है फ्रीजिंग पॉइंट की। केल्विन अगर 273 केल्विन है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस है, मतलब कि यहाँ पर बर्फ़ जम जाएगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस 32 फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन में बर्फ़ जो है वो जम जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन में बर्फ़ जो है वो स्टीम में बदल जाता है, आइस जो है वो भाप में बदल जाता है। आप देखते हैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे PYQ भी ढेर सारे पूछे गए हैं। टेम्परेचर को माइनस कर दीजिए फ्रीजिंग पॉइंट से और डिवाइड कर दीजिए बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, तो सारी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही होती है। मतलब टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन के अंतर्गत जो टॉपिक्स आते हैं वो कहीं ना कहीं लेंथ के लिए, एरिया के लिए, वॉल्यूम के लिए और रेसिस्टिविटी के लिए यूज होते हैं। फार्मूला अगर आप एक पकड़ लोगे तो सारे फार्मूले आसानी से याद हो जाते हैं। लेंथ के लिए देखो, डेल एल इक्वल टू अल्फ़ा एल नोट डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, एल एरिया एंड अल्फ़ा जो है वो कांस्टेंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। अल्फ़ा अगर बढ़ेगी तो एक्सपेंशन भी इंक्रीज करता है। देखें, एक फार्मूला है कैविटी एक्सपेंड के लिए। कैविटी एक्सपेंड कहने का मतलब है कि कोई सर्कुलर शेप, मान के चलो कोई सॉलिड जो है वो आयरन का स्फीयर है, लोहे का स्फीयर है, और बीच से आपने एक गोलाकार कटिंग करके निकाल दिया, तो जो होल बन रहा है उसी को बोलते हैं कैविटी। कैविटी जो बढ़ी है, उसमें होल जो बढ़ती है, उसके लिए फार्मूला है L इक्वल टू एल नोट, कैविटी एक्सपेंड इसी को बोला जाता है। अब देखिए, लेंथ, थर्मल एक्सपेंशन में लेंथ का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इक्वल टू एल नोट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला क्या होता है? L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कह सकते हैं कि बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा एंड गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा। बीटा जो है वो 2 अल्फ़ा के बराबर होता है, गामा जो है 3 अल्फ़ा के बराबर होता है।
देखिए यहाँ पर सिमिलरिटी कैसे है, डेल एल इक्वल टू अल्फ़ा एल नोट डेल्टा टी, जब एल है तो एल नोट है, जब एरिया की बात हो रही है तो ए नोट आ रहा है, जब वॉल्यूम की बात हो रही है तो भी नोट आ रहा है, जब रेसिस्टिविटी की बात हो रही है तो यहाँ पर भी रो नोट आ रहा है। तो इस तरीके से आसानी से याद रख सकते हैं। डेल एल इक्वल टू अल्फ़ा एल नोट डेल्टा टी, तो उसी से निकाल लेंगे एल को कॉमन, तो क्या मिलेगा, एल इक्वल टू एल और अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, डेल ए इक्वल टू बीटा ए नोट डेल्टा टी, ए बाहर ए नोट कॉमन ले लिए तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। फिर यहाँ पर वॉल्यूम के केस में डेल वी इक्वल टू अल्फ़ा वी नोट डेल्टा टी, तो वी इक्वल टू वी नोट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। रेसिस्टिविटी इक्वल टू आर रो नोट डेल्टा टी, तो रो इक्वल टू रो नोट 1 माइनस अल्फ़ा डेल्टा टी हो जाता है। देखिए स्ट्रेन के केस में, स्ट्रेन के लिए जो है वो डेल एल बाई एल इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेन के बराबर होता है। कोएफिशिएंट ऑफ ये कांस्टेंट है जिससे हम लोग स्ट्रेन को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एरिया के केस में क्या करेंगे, जब निकालना होगा तो चेंज इन एरिया, तो डेल ए बाई ए इक्वल टू बीटा डेल्टा टी, तो एरिया के लिए बीटा आता है, लेंथ के लिए अल्फ़ा आता है। तो रो इक्वल टू रो नोट 1 माइनस अल्फ़ा डेल्टा टी, डेल एल बाई एल इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा टी इक्वल टू म्यू, डेल ए बाई ए इक्वल टू बीटा डेल्टा टी इक्वल टू म्यू। जब वॉल्यूम की बात होगी तो बस अल्फ़ा डेल्टा टी ही रह जाता है। वॉल्यूम के केस में गामा, एरिया के केस में बीटा, लेंथ के केस में अल्फ़ा आता है, और सभी जो है एप्सिलॉन के बराबर होते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, गामा एरिया अल्फ़ा डेल्टा टी, फोर्स इक्वल टू गामा एरिया अल्फ़ा डेल्टा टी, गामा कांस्टेंट, एरिया अल्फ़ा कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बटा एरिया, ये हम लोग देख चुके हैं पहले भी। और स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, यंग मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ स्ट्रेन। और प्रेशर इक्वल टू बल्क डेल वी बाई भी, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड ये पी बल्क मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय डेल वी बाई भी होता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि नो चेंज या डिफरेंट या इंडिपेंडेंट का कंडीशन कब लागू होता है। इसके लिए जब अल्फ़ा 1 L1 जो है वो बराबर होते हैं अल्फ़ा 2 L2 के, तो कोई भी बदलाव नहीं होगा। जब गामा इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 या 3 अल्फ़ा रहेगा तो भी कोई बदलाव नहीं होगा। जब अल्फ़ा इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3 रहेगा, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3 रहेगा, तो उस केस में भी कोई बदलाव नहीं होता है, जो कि बराबर हो जाता है किसके, बीटा इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 2 अल्फ़ा के बराबर हो जाता है। तो ये थे थर्मल एक्सपेंशन में। कुल मिला के यहाँ पे एक बात समझ में आई कि अगर आपको डेल एल, डेल भी, डेल ए एंड डेल रो निकालना है का फॉर्मूला याद है तो आसानी से उसके बाकी जो फॉर्मूला है उसे आप निकाल सकते हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में क्या बोलता है कि सरफेस टेंशन जो है वो बढ़ता है कब, टेम्परेचर के घटने से। सरफेस टेंशन टेम्परेचर के घटने से बढ़ता है। देखिए लेटेंट हीट, पहला टॉपिक से लेटेंट हीट। सबसे पहले देखते हैं हीट कैपेसिटी में कि हीट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। लेटेंट हीट जिसको कि हम लोग छुपी हुई ऊष्मा भी बोल सकते हैं, उसका यूनिट होता है कैलोरी पर ग्राम। दूसरा होता है सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट जिसको कि हम लोग एस से डिनोट करते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं, मोलर हीट एंड स्पेसिफिक हीट एंड मोलर हीट। हालांकि सेंसिबल हीट का अगर इन दोनों ही पार्ट्स को देखा जाए तो स्पेसिफिक हीट जो है जिसको कि एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से, उसका यूनिट होता है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और मोलर हीट की यूनिट होती है कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस। और मोलर हीट को सी, कैपिटल सी और स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं कि लेटेंट हीट
किसको बोलते हैं? लेटेंट हीट का फॉर्मूला था कैपिटल Q इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल M कैलोरी पर ग्राम। Q इक्वल टू NL भी कई बार लिखा हुआ रहता है जब नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ रहेगा। कहता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो वाटर के केस में 540 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है कि देखने में ये सारे वैल्यू आपको फिक्स लग रहे होंगे, लेकिन ये मात्र एक धोखा है, इल्यूजन है। इसको सिर्फ और सिर्फ आंसर हम लोग यूनिट से पता कर सकते हैं। जब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर यूनिट जो है जैसे कैलोरी पर ग्राम है ना, एंड यहाँ पे देखिए कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस देखेंगे तो स्पेसिफिक हीट होगा, कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस देखेंगे समझ जाएंगे मोलर हीट है। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट को ही देखकर पता लगा सकते हैं। ये वैल्यू जो है बोलता है सब धोखा है। अब देखिए स्पेसिफिक हीट के बारे में फॉर्मूला है कैपिटल Q इक्वल टू MS डेल्टा T। बोलता है वाटर का स्पेसिफिक हीट जो होता है वो 1 होता है कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। स्टीम का स्पेसिफिक हीट जो होता है वो 0.5 कैलोरी पर ग्राम केल्विन होता है। आइस का स्पेसिफिक हीट होता है 0.53 कैलोरी पर ग्राम केल्विन होता है। सिमिलरली देखिए मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आता है Q इक्वल टू NCM डेल्टा T। देखिए स्पेसिफिक हीट में M आता है और जबकि मोलर हीट में N आता है, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलर हीट कैपेसिटी के लिए सेम वैल्यू क्या हो जाती है, अलग होती है। मोलर हीट के लिए देखिए मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम क्या होती है 2.11 जूल पर ग्राम केल्विन। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइस क्या होती है 2.22 जूल पर ग्राम केल्विन। अब यहाँ पे देखिए Q इक्वल टू S डेल्टा T हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है। S जो है वो MS के भी बराबर होता है और NCM के बराबर होता है। MS किस में आ रहा था, MS आ रहा था स्पेसिफिक हीट में, और NCM किसके आ रहा था, मोलर हीट में आ रहा था। कहता है कि आइस का मोलर हीट कैपेसिटी आइस का कितना है, लेस देन होता है 0 डिग्री सेल्सियस में, कम होता है या बराबर होता है 3 के, अंडर ब्रैकेट 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि बड़ा होता है मतलब ज़्यादा होता है या बराबर होता है 8 डिग्री सेल्सियस का। ये आइस बटा स्टीम का कन्वर्जन दिया हुआ है कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो आइस और स्टीम के बीच में फ़र्क कैसे पैदा करता है। 100 डिग्री सेल्सियस जब बड़ा होता है 8 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से तो आइस बन जाता है, और जब छोटा रहता है 3 डिग्री सेल्सियस से बड़ा रहता है बड़ा रहता है 3 डिग्री सेल्सियस से, तो स्टीम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आइए देखते हैं कुछ ग्राफ दिए हुए हैं उनको। ग्राफ देखने से पहले कैलोरीमेट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितना हीट लॉस हुआ होगा वो हीट गेन के बराबर होगा। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरे फॉर्म में, या कह सकते हैं कि एक आइस बर्फ़ के रूप में। ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कह रहा है। एनर्जी जूल में अगर देखा जाए आइस का तो 4.18 होता है ml। m जो है यहाँ पे क्या डिनोट करता है, मास को डिनोट कर रहा है। कहते हैं ऑफ आइस मेल्ट इन ग्राम। तो आइस को मेल्ट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो 4.18 जूल होती है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिक्सिंग इन सेम स्टेट। इससे PYQ पूछे गए हैं, मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मिक्सिंग इन सेम स्टेट, ये टेम्परेचर जब सेम होता है तो MST MST MS MS 1 अगर 1 है तो सब में 1, दूसरे में 2, नीचे 1 2। कहने का मतलब है कि पहला जो ये फैक्टर है वो पूरे में 1 है, दूसरा का ये जो है वो 2 है, नीचे 1 और 2 दोनों को ऐड कर दिए हैं। T इक्वल टू M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 डिवाइडेड बाई M1S1 प्लस M2S2। फिर T इक्वल टू M1 T1 प्लस M2 T2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर के बारे में भी सेम है। टेम्परेचर में स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक में तो टोटल वाले में शुरू वाले में तो सब ले लिया जब तीनों चीज़ें थी,
एक में मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर। दूसरा में जब सेम स्पेसिफिक हीट रहेगा तो हमको स्पेसिफिक हीट S नहीं लेना है, सिर्फ मास, मोलर हीट कैपेसिटी M एंड टेम्परेचर ही लेना है। देखो यहाँ पर M1 T1 प्लस M2 T2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। जब सेम मास दिया हुआ रहेगा तो उस केस में मास नहीं लेना है, सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर लेना है। तो T इक्वल टू S1 T1 प्लस S2 T2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। अब देखिए जब दोनों ही सेम रहेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उस केस में टेम्परेचर क्या होता है, दोनों के जोड़ का बराबर और 2 से डिवाइड, दोनों का जोड़ और 2 से डिवाइड हो जाता है। T इक्वल टू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखते हैं ग्राफ ऑफ स्टेट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है किसी भी मीडियम में। पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, तीसरा होता है रेडिएशन। कंडक्शन में कहता है कि मीडियम तीनों ही हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दूसरा होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में बोलता है ये सिर्फ लिक्विड और गैस मीडियम में ही पाया जाता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रेविटी का प्रभाव होता है कन्वेक्शन में। तीसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन में बोलता है कि यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होती, या कह सकते हैं कि रेडिएशन को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, ये बहुत ही फास्ट ट्रेवल करते हैं। कन्वेक्शन कहता है कि ट्रेड विंड, अच्छा वहाँ पे ये उदाहरण है ट्रेड विंड, ये कन्वेक्शन का उदाहरण है। सी ब्रिज, समुद्र के बीच बनाए जाने वाले पुल। लैंड ब्रिज, वहाँ पर भी देखने को मिलता है, ज़मीन के ऊपर बनाए गए पुल। और ये जो पंखे लगाए जाते हैं समुद्र के किनारे, घूमने वाले पंखे, बिजली उत्पादन में जो यूज होते हैं, तो वहाँ पे कन्वेक्शन दिखते हैं। तो सी ब्रिज में, लैंड ब्रिज में एंड ट्रेड विंड्स में हीट ट्रांसफ़र का जो है वो दूसरा फॉर्म कन्वेक्शन देखने को मिलता है। देखिए ट्रांसफ़र इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 लेंथ। कहने का मतलब है कि लेंथ के साथ ट्रांसफ़र का जो है ट्रांसफ़र की जो ये क्षमता है ट्रांसफ़र वो घटती है। ट्रांसफ़र इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 लेंथ। ट्रांसफ़र जो है, ट्रांसफ़र की कैपेसिटी वो केल्विन के साथ में बढ़ती है। ट्रांसफ़र की कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ में भी बढ़ती है लेकिन लेंथ के साथ में घटती है। कंडक्शन का फॉर्मूला है P इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी विच इज इक्वल टू KA डेल्टा T बाई L, KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। कंपेयर करके बताया है कि I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, हम लोग जानते हैं। कहता है कि डेल भी जो है यहाँ पे डेल टी के बराबर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। P इक्वल टू KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। कंपेयर किया दोनों को तो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी ये आ गया एंड डेल जो कि यहाँ पे इस टर्म में क्या देखने को मिला था, डेल भी इक्वल टू डेल टी एंड R इक्वल टू L बाई KA, मतलब रो इक्वल टू 1 बाई K। कंपेयर किया सभी को करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रेट ऑफ हीट फ्लो से, सबको करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेट ऑफ हीट फ्लो से क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। P को डेल क्यू बाई डेल टी को, है ना, L अपॉन KA को, L अपॉन KA को भी एंड 1 बाई K को भी, 1 बाई K को भी कर दिया, टेम्परेचर को भी कर दिया एंड एरिया को तो इसके साथ ही कर दिया था R इक्वल टू L बाई KA से। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जंक्शन टेम्परेचर। जंक्शन टेम्परेचर इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और नीट से भी इसमें PYQ पूछे गए हैं। जंक्शन टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है कि दो मीडियम है, कह सकते हैं कि दो रोड है और उनके बीच में जो कनेक्शन का एरिया है वो जंक्शन कहलाता है। ऐसे केस में टेम्परेचर क्या होता है, T इक्वल टू K1 A1 T1 T2 प्लस K2 A2 T2 L1 डिवाइडेड बाय K1 A1 L2 प्लस K2 A2 L1। देखिए जंक्शन टेम्परेचर में जब K मतलब कांस्टेंट, एरिया और लेंथ तीनों ही दिए हुए रहते हैं और तीनों जब सेम होंगे तो T इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई 2 हो जाएगा। अगर 3 दिए हुए हैं, तीन जंक्शन आ रहे हैं तो T1 प्लस T2 प्लस T3 बाई 3, मतलब एवरेज निकालने के लिए उसका सम को जितना है उतना ही नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है,
कहता है कि जंक्शन टेम्परेचर में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हम लोग देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए यहाँ पे दो रोड्स को सीरीज में जोड़ दिया गया है, K1 L1 K2 L2 मान लिया। रेट क्या है, दोनों का सम है, R1 प्लस R2 का सम है। कहता है कि एफिशिएंट ऑफ K, कांस्टेंट K का एफिशिएंट क्या होगा, K1 इंटू K2 अंडर बाई K L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई K1 L2 प्लस K2 L1। K एफिशिएंट इक्वल टू 2 K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 हो जाएगा। पैरेलल में देखिए एक के नीचे एक रहेगा A1, एरिया A1 एंड A2, जब लेंथ सेम रहेगा। ध्यान देना है सीरीज में जो है और पैरेलल में फ़र्क क्या है। सीरीज में K एंड L दोनों सेम होते हैं और यहाँ पे सिर्फ लेंथ सेम है, तो ऐसे में 1 इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और K इक्वल टू K1 प्लस K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। K इक्वल टू K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। R इक्वल टू L बाई KA, R इक्वल टू L बाई KA। देखिए कुछ सुपरस्टिशियस चीज़ है जो कि काफ़ी हमें परेशान कर सकते हैं। जंक्शन टेम्परेचर में कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि पावर में अक्सर आते हैं। अगर 2 का पावर 4 रहे तो 16 के बराबर होता है, 3 के पावर 4 रहे तो 81 के बराबर होता है, 4 का पावर 4 रहेगा तो 256 के बराबर रहेगा 256, और 5 का पावर 4 रहेगा तो 625 होगा। कह सकते हैं कि 2 का पावर 4 इक्वल टू 16, 3 का पावर 4 इक्वल टू 81, 4 का पावर 4 इक्वल टू 256, 5 का पावर 4 इक्वल टू 625 के बराबर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन में बोलता है कि पावर ट्रांसफ़र का फार्मूला T इक्वल टू ET बाई E होता है। एब्सोल्यूट पावर A इक्वल टू EE बाई A होता है, और जोड़ेंगे जब A प्लस T प्लस R को तो उसका सम होगा 1। ऑल थ्री आर डायमेंशनलेस यूनिटलेस, मतलब ट्रांसफ़र पावर, एब्सोल्यूट पावर में जो कांस्टेंट है A T एंड R, ये तीनों क्या हैं, रिफ्रैक्टिव पावर भी, रिफ्रैक्टिव पावर तीसरा रूप है R इक्वल टू ER बाई E। देखिए टर्म क्या बदल रहा है, ट्रांसफर में ET हो जा रहा है, एब्सोल्यूट में EA हो जा रहा है, रिफ्रैक्टिव पावर में ER हो जा रहा है। तीनों के बारे में ही कहता है कि तीनों का कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। ट्रांसफर पावर, एब्सोल्यूट पावर, रिफ्रैक्टिव पावर। E इक्वल टू P बाई ए, रो बाई ए होता है, विच इज इक्वल टू एनर्जी बाई एरिया। अच्छा रो नहीं है, P है, P बाई ए, तो विच इज इक्वल टू एनर्जी बाई एरिया इनटू टाइम। कहता है कि इसी को बोलते हैं इमिसिव पावर। E क्या होता है, इमिसिव पावर। E इक्वल टू क्या है, P बाई ए, P बाई ए। E इक्वल टू क्या होता है, E बाई ई बी बी, ब्लैक बॉडी। ई बी बी मतलब इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह क्रिचर्स लॉ भी आता है। कहता है कि एप्सिलॉन जो है वो एक एरिया ए के बराबर होता है। कलर थ्योरी हमें कहता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो वाइट कलर की होती है, फिर येलो कलर की होती है, फिर रेड कलर की होती है। रेड कलर की एनर्जी सबसे लो होता है अकॉर्डिंग टू क्रिचर्स लॉ ऑफ कलर थ्योरी। कहता है कि इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी जो है वो बराबर होता है ब्लैक लैंप और ब्लैक वेलवेट के केस में। ई क्या है, इंटेंसिटी होता है। आइए देखते हैं स्टेफन्स लॉ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। स्टेफन्स लॉ कहते हैं Q इक्वल टू AT। ये चार्ज वाला केस में कहीं ना कहीं ये फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो Q इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई AT, एट एरिया T टाइम, जो कि इमिसिव पावर के बराबर होता है E के बराबर में, जो कि किसके बराबर होता है, और E बराबर होता है सिग्मा T टू द पावर 4 के बराबर होता है। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू स्टेफन लॉ में 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 विन्स डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4 हो जाता है। E यहाँ पे है इस इमिसिव पावर। E इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू T टू द पावर 4 माइनस TS है ना। कहता है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टू द पावर, उसका भी पावर 4,
एंड दोनों ब्रैकेट के अंदर में क्लोज और बाहर निकल जाता है और कॉमन लेके सिग्मा। तो ये है स्टेफन्स लॉ, E इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। पावर बोलता है इसमें P इक्वल टू रो ए टी 4, P इक्वल टू रो ए टी 4। एनर्जी बोलता है E इक्वल टू रो ए टी, ए स्मॉल टी टाइम वाला और टी टेम्परेचर वाला, टी टू द पावर 4 एनर्जी। यूनिट देख लेते हैं रो का स्टेफन्स लॉ में। जो सिग्मा है उसकी यूनिट वाट अपॉन, यहाँ पे देखिए वाट डिवाइडेड बाय वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4। ये यूनिट है किसका, स्टेफन्स लॉ में सिग्मा का यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4। एरिया हमेशा रेडियस के साथ इंक्रीज स्क्वायर होता है। एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, मतलब एरिया जब सिंगल रहेगा तो उसका डबल हो जाता है रेडियस। ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर कह सकते हैं। आर जो है वो हाफ हो जाएगा तो एरिया भी ए का पावर 4 हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं विंड्स डिस्प्लेसमेंट। स्टेफन्स लॉ के बाद एक और इम्पोर्टेंट लॉ है विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में कहता है कि लेमडा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी। यहाँ पर लेमडा एम क्या है, लेमडा एम यहाँ पर है कोरिस्पोंडिंग वेवलेंथ जो कि मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। लेमडा एम डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। लेमडा एम इक्वल टू टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू बी। बी क्या है, कांस्टेंट है जो कि बराबर होता है 0.003 मीटर केल्विन के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए उसी को लेमडा एम डॉट टी मल्टीप्लाइड बाई टी इक्वल टू बी, लेमडा 1 T1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेमडा 1 T1 विच इज इक्वल टू लेमडा 2 T2। ओके, यहाँ पे बोलता है कि लेमडा एम जो है ये वेवलेंथ कॉरिस्पोंडिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, और टी क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है। देखिए एक ग्राफ इसी में दिखलाता है विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अंदर ही ये ग्राफ आता है। यहाँ पे देखिए ये इमिसिव पावर और वेवलेंथ के बीच में ये ग्राफ है। बीच का जो एरिया कवर्ड है वहाँ पे बताता है कि ये जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T4। कह सकते हैं कि एरिया जो है वो A/4 के बराबर है। दूसरे ग्राफ में बता रहा है कि एक तरफ इमिसिव पावर है, दूसरी तरफ लेमडा है, तो लेमडा एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। पहला में यहाँ पे 2 कर्व दिखलाए जा रहे हैं, एक कर्व जो कि स्लाइटली बेंड है और दूसरा कर्व जो है कि एलिवेटेड है, ऊपर से जा रहा है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ है। लास्ट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो पूछा जाता है मॉक टेस्ट में और नीट में भी के PYQ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से बताया गया है कि जब ग्राफ टेम्परेचर और टाइम के बीच में खींचा जाता है तो कुछ इस तरीके से कर्व शेप्ड हमें ग्राफ मिलता है। देखिए डेल थीटा बाई टी इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा एस, ये टेम्परेचर ऑफ साउंडिंग है और ये टेम्परेचर है इन केल्विन में। कहता है कि T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई टी स्मॉल टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी एस। सब्सट्रैक्ट कीजिए और डिवाइड करते हुए 8 माइनस 2 थीटा एस कर दीजिए विच इज इक्वल टू के टी। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आगे इसी में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कहता है कि P इज इक्वल टू रो सिग्मा ए टी टू द पावर 4 एंड टी टू द पावर 4s। ये किस में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट आ रहा है विंड्स डिस्प्लेसमेंट में। P इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ए एंड टी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4। किसी भी प्लेनेट का इंटेंसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, विच इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4 इंटू रेडियस ऑफ सन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सन का होल स्क्वायर। यह है इंटेंसिटी ऑफ प्लेनेट का फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को इससे जुड़ा हुआ जितना भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर से रिलेटेड सारे फॉर्मूले आपने रिवाइज कर लिए होंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।